जय हिंद दोस्तों यह इस सीरीज का 5वां लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारी बातें की हिंदी साहित्य विषय को लेकर के। और मैंने आपको बताया कि ये जो चैनल है ये किन किन के लिए बेनिफिशियल होगा, इसे कौन देख सकते हैं, और मैंने आपको इसके साथ ही हमारी रणनीति इसे लेकर के क्या होगी हमने इस पर चर्चा की। उसके बाद में मैंने आपके जो डाउट्स थे वो सारे हमने वन बाई वन करके लिए कि आपके डाउट्स क्या थे, चाहे वो इसे लेकर के हों कि वैकल्पिक विषय कहीं हट तो नहीं जाएगा, चाहे वो इसे लेकर के हों कि हिंदी साहित्य जो विषय है उसे लेने के लिए अपनी कोई ऐसा तो नहीं है कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता हो। उस मैंने आपको यह भी बताया कि जो यूपीएससी है वो इस बात की बिल्कुल भी डिमांड नहीं करती कि आप पर जो यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएशन में विषय रहे हैं उनमें से आप कोई चुनाव करें, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर में कैसे नंबर रहे हैं उस विषय में, उसे लेकर के चुनाव कर सकते हैं। चुनाव का वैज्ञानिक तरीका क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि विषय का चुनाव कैसे करें। हिंदी साहित्य करें, संस्कृत साहित्य करें, इंग्लिश लिटरेचर करें, उर्दू करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करें, लेकिन महत्वपूर्ण ये है क्योंकि आप एक सही विषय का चुनाव करें, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस विषय का की जो पेन ड्राइव बेच रहा है या उसका उस विषय पर बहुत सारा क्या है कंटेंट है जिससे वो पैसा बनाना चाहता है, और अगर वो ये बात कहता है कि भाई आप हिंदी साहित्य ही लें और हिंदी साहित्य ही लें और हिंदी साहित्य के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो सावधान हो जाएं, ठीक है। क्योंकि पक्का है कि आपकी ओर क्या है एक कांटा डाला गया है। कांटा जानते हैं आप, मछली जब पकड़ते हैं तो कांटा डालते हैं और कांटे के ऊपर क्या लगा देते हैं, कांटा ऐसा होता है आपने देखा होगा, और इसके ऊपर एक आटा लगा देते हैं। क्योंकि आटा मछली को कोई ऐसा तो है नहीं कि पालन पोषण किया जाएगा मछली का आटा खिला करके, नहीं, वो इसलिए है कि जैसे ही उसे खाने के लिए मछली आए तो वो कांटा उसके मुंह में फंस जाए और वो उसे फिर बाहर खींच लेगा पकड़ने वाला, ठीक है। सेम वही है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य का जो पेन ड्राइव बेचना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारी रणनीति थी इसे लेकर के मैं ऑलरेडी आपको इसे बता चुका हूं कि जो भी हम करेंगे हिंदी साहित्य को लेकर के, जो वो लोग आपको 20-30 हजार रुपए में देंगे, 40 हजार रुपए में देंगे, वो मैं यहाँ 2,500-4 हजार रुपए में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पूरा का पूरा मटेरियल, और उससे ज्यादा बेहतर लेक्चर्स हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। वहां 2 घंटे में आपको 20 मिनट का कंटेंट मिलेगा, यहाँ पर 1 घंटे में आपको 45-50 मिनट का कंटेंट मिलेगा। तो दोनों में ये याद रखें, उनके 4 लेक्चर और मेरा 1 लेक्चर लगभग बराबर बैठेगा कंटेंट के हिसाब से, ठीक है। बकवास करनी नहीं है, आपको समझाना है, कंटेंट प्रोवाइड कराना है। ये हम इतनी सारी बातें ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। जो भी विद्यार्थी यहां से इसे देख रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शुरू से इसे देखना प्रारंभ करें, पहले लेक्चर से देख करके आए और ये 5वां लेक्चर है, यहां तक आप आ जाएं, ठीक है। हमारा कुछ भी ऐसा हिडन नहीं है जो हम आपसे छुपा करके करेंगे या फिर हम कुछ आपसे लेने के लिए करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये एक स्वभाव है कि मैं हिंदी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, और ऐसा नहीं कि इस YouTube चैनल से घर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा भाव है कि एक यूपीएससी एस्पायरेंट रहने के नाते मैं जानता हूं यूपीएससी एस्पायरेंट का दर्द क्या है। अगर कोई दर्शन पढ़ा रहा है तो वो कहेगा कि दर्शन शास्त्र लीजिए आप, क्योंकि दर्शन 500 की तैयारी नहीं कर रहे आप 1000 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा है वो कहेगा कि आप 1000 की भी नहीं कर रहे, बल्कि आप जब लपसना जाएंगे उस टाइम पर आपको यही पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लीजिए। राजनीति विज्ञान वाला आपसे कहेगा कि राजनीति विज्ञान जरूरी है, क्योंकि आपको जाकर के कार्य तो वहीं पे करना है, और साथ ही साथ में आपको प्रीलिम्स में भी मदद करेगा, मेंस में भी मदद करेगा, ये भी मदद करेगा, चौथे पेपर में मदद करेगा। आपको कहेगा कि ये 1500 नंबर है। अगर कोई हिंदी पढ़ा रहा है तो वो कहेगा कि देखो हिंदी के बिना तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, 300 प्लस मार्क्स की हिंदी आएगी, 300 प्लस मार्क्स आपको लेकर के आने हैं, 500 नंबर का आपका ये है। और ये सिर्फ 500 नंबर नहीं है, बल्कि 250 नंबर आप अभी और जोड़ लीजिए, किसके, ऐसे का एक ऐसे भी आपको मिल जाएगा। तो ये भिन्न भिन्न तरीका के लोग हैं जो अपने अपने तरीका से बात करते हैं। मैं आपसे 2 टूक बात करता हूं, सीधी बात, नो बकवास। क्या है सीधी बात? सीधी बात ये है, यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, और यहाँ पर जो मैं हिंदी पढ़ाऊंगा वो जहां भी आप कोई मठाधीश से आपने देखा होगा जो पढ़ा रहे हैं, कोई कहता है 30 साल से पढ़ा रहे, 40 साल से पढ़ा रहे, पुराना होने का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा भी होगा, ठीक है, समझे इस चीज को। लेकिन जो बिक रहा है वो सही है, ठीक है, उसे बिकन दें आप, लेकिन आप थोड़ा लॉजिकल बने।
आप थोड़ा लॉजिकल बने, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो उनके साथ बड़ी कमजोरी है, वो इमोशनल ज्यादा हैं, मतलब एकदम सर जी के पैरों में पड़ जाएंगे कि अब आप भगवान हैं और बस आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सारी मानसिकता से बाहर निकले, सीधा के सीधा आप क्या रहना है, प्रोफेशनल रहना है, प्रोफेशनल बनना है एकदम। जिस दिन प्रोफेशनल बन जाओगे समझो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे। हमने आपसे कंटेंट लेना है, हमें कंटेंट लेकर के अपना एग्जाम क्रॉस करना है। आभार जरूर होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आभार व्यक्त मत करो, लेकिन एकदम दास मत बन जाओ कि पैरों में पड़ गए कि सर बस आप ही हैं जो भी हैं। ठीक है, अगर सर का भी जाकर के रिकॉर्ड देखेंगे आप 20-30 साल पहले, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ठीक है, वो सारी बातों को छोड़े और हम आगे देखते हैं। हम ये सारा करते हुए जितने भी आपके डाउट्स हो सकते हैं हिंदी साहित्य विषय को लेकर के, आप मैंने आपको बता दिए हैं। और अभी इसमें 2 लेक्चर, एक आज का लेक्चर है जहां पर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो कैसा है, प्लस जो पेपर हैं, 2 पेपर आते हैं इसमें, दोनों पेपर में किस तरीका के 2-2 खंड होते हैं, क और ख, यानी कि ए और बी। ऐसा ही दूसरा प्रश्न पत्र होता है, इसमें भी ए और बी 2 खंड होते हैं। ठीक है, दोनों खंडों में से कितने कितने प्रश्न आपको करने होंगे, जैसे 8 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 1 से 4 और फिर 5 से 8, तो ये 4-4 प्रश्न के 2 खंड होते हैं। और 4-4 जो प्रश्न होते हैं उनके फिर उनमें भी क्या होते हैं, और भी सारे प्रश्न होते हैं। जो पहला प्रश्न होता है उसमें 5 प्रश्न होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो यानी कि जो जैसे पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न, उनके 5-5 खंड होंगे, तो 5 खंड करने अनिवार्य हैं। बाकी बचे और जो 4-4 उनके 3-3 खंड होते हैं, उनमें से आप 2-2 कोई सा भी कर लें, यानी कि 2 या तो ख में से कर लें और 2 या तो कै में से कर लें, तो वो आपके ऊपर मैं अभी आपको समझा दूंगा। हम यहां तक पहुंच गए थे और मैंने आपको बताया था कि आप हिंदी साहित्य विषय ले सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा साहित्यिक विषय ले सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो उर्दू लिटरेचर हो, या संस्कृत साहित्य हो, या हिंदी साहित्य हो, या कन्नड़ साहित्य हो, कोई भी साहित्य हो, गुजराती साहित्य हो, आप ले सकते हैं। कारण ये है क्योंकि हिंदी कोई भी साहित्य जो विषय होते हैं उनमें मार्किंग सही की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह या कि एक साल एकदम उच्च चला गया और फिर अगले साल डिप कर गया, अचानक से कुछ नहीं है। आप अगर ये चाहते हैं कि मैं आईएएस बनूं, ज्यादा मैं लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता, पीएसआईआर जैसा विषय आप, पब्लिक एड जैसा विषय आप, या ज्योग्राफी जैसा विषय आप, या सोशियोलॉजी जैसा विषय आप लेंगे, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जितने जर्नल्स आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, उनसे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आपको एक बहुत प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप इससे सबसे बचना चाहते हैं और एक ठीक ठाक 300 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, एक उचित मेहनत करने के बाद, तो आप कोई भी साहित्यिक विषय ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ हिंदी पढ़ा रहा हूं तो आपसे कहूंगा कि आप हिंदी के साथ जा सकते हैं। अगर आपको ये सारे लेक्चर्स देख करके समझ में आता है कि हाँ हमें हिंदी लेना है, जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हिडन कुछ भी नहीं है। और अपना जो मेरे 7-8 साल का अनुभव है यूपीएससी का, उसे लेकर के आपको बता रहा हूँ, सीधी बात और नो बकवास। ठीक है, इसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो आप लीजिए, अगर नहीं लगता है तो कोई दूसरा विषय आप ले लीजिए, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। क्योंकि आपका कैरियर महत्वपूर्ण है, मेरी पेन ड्राइव महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि मैं तो पेन ड्राइव देखता भी नहीं हूँ, उनकी पेन ड्राइव महत्वपूर्ण नहीं है, आपका कैरियर महत्वपूर्ण है। ये मेरे लिए है, उनके लिए उनकी पेन ड्राइव महत्वपूर्ण है। आप जैसे कितने कब्र में समा चुके हैं और कितने समा जाएंगे, इसका उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो एकदम व्यावसायिक हैं, वो प्रोफेशनल हैं और आप इमोशनल हैं, तो इनका कभी भी एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि वो प्रोफेशनल और आप इमोशनल हैं, तो आपके हमेशा ही कटेगा। ठीक है, तो आप अगर कटवाने के लिए तैयार हैं तो वहां पर जा सकते हैं, बाकी तो इसका जो तोड़ नहीं है। अगर आप हिंदी साहित्य विद प्रताप पे आ गए हैं तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है हिंदी साहित्य के लिए। चाहे आप यूजीसी दे रहे हो, चाहे आप पीएचडी रिसर्च पेपर हो, या यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम हो, जहां पर भी हिंदी आती है, रिटन हिंदी आती है, तो आप इसे लेकर के सब्सक्राइब कर लें और इसकी मेंबरशिप भी ले लेना। आप जब लेक्चर शुरू होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। वो मैं सारा क्यूआर कोड वगैरह लगा दूंगा, आप इसके साथ जाएं, एकदम भी प्रोफेशनल रहें। और फ्री कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल रहेंगे, क्योंकि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, ये आप सारे अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, मैं साफ कहता हूं और सुखी रहता हूं। ठीक है, तो हम बात आज आ गए हैं हिंदी साहित्य के सिलेबस के ऊपर, और हिंदी साहित्य का हम सिलेबस डिस्कशन करें उससे पहले हम एक बात और देखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य विषय लें क्यों, हमने ये बता दिया आपको कि हिंदी साहित्य विषय लेने के लिए कोई भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। 2-3 बातें मैंने आपको बताई थी। एक तो राइटिंग आपकी कम से कम रीडेबल होनी चाहिए, यानी कि उसको पढ़ सके कोई। दूसरा, आपको वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना हो। 2 बातें आपको, और कुछ शब्द मैंने बताए थे वो मैं एक बार लिस्ट करा दूंगा, 100-150 शब्द हैं
जो आपसे गलती हो सकती है। उसके बाद में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि आप लिखने में गलत करेंगे, ठीक है। दो बातें, राइटिंग बहुत ज्यादा साफ हो, मैंने कहा कि जरूरत नहीं है, बस इतना हो कि आपके अलावा भी दूसरा आदमी उसे पढ़ सके, बस इतना है तो सही है। क्योंकि जीएस के पेपर भी लिखने तो ये तो वहां पे भी जरूरी है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां तो वहां पे भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात थी, एक डाउट था कि क्या बहुत लंबी लंबी पोयम भी आएंगी इसमें, तो क्या याद करनी है? नहीं, जब आप सिलेबस पढ़ते जाएंगे, बार बार लेक्चर्स देखेंगे, और मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बुक्स में आपको पढ़ाऊंगा, मेरे पास में आप देखेंगे ये सारी बुक्स मैं आपको यहीं से पढ़ाने वाला हूँ। आपको बता दूंगा ये सारा, मैं एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स आपको लेना है, ठीक है। उनका एक बार वो बुक्स आप ले लीजिए और खुद से मेहनत करना सीखिए, ठीक है। बहुत सारी बुक्स है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स आपको लेना है, और मैं यहां से जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा उसके बाद में कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो भी आप 500 नंबर का पेपर भी आप करकाएंगे, तो कोई भी पेपर आप करकाएं तो उसके बाद में वहां पर क्या होता है, बैलेंस किए जाते हैं मार्क्स दूसरे ऑप्शनल विषय के परिप्रेक्ष्य को लेकर के, उसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है, और एक एवरेज मार्क्स सभी में दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी में 400 आ जाएंगे, किसी में 250, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ विषय के साथ ऐसा जरूर है, दुर्भाग्यवश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन जो विषय है, वो दुर्भाग्यवश आप कह सकते हैं कि उसका जो कभी कभी 99 यानी कि 100 में से यानी कि 500 में से 99 मार्क्स भी आते हैं उसमें, बड़ा दुर्भाग्य है, ठीक है। क्योंकि हम अभी उसे देख नहीं रहे तो उसका चर्चा करने का कोई भी औचित्य भी नहीं है। तो हम यहाँ पे मैंने इतना सारा, दूसरा एक जो और बात है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हिंदी साहित्य विषय है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एवरेज अब देखा गया है कि 300 प्लस मार्क्स का जो एवरेज है वो बहुत सारे विद्यार्थियों ने अचीव किया है, वो लोगों ने आए हैं। अगर पीछे 15-20 लोगों के आए हैं तो चांस है कि आपके भी आएंगे। अभी आप पिछली बार का देखेंगे, रवि सहग जो है उसका भी जो है 300 मार्क्स के करीब आया है। वहीं पर एक लड़की और थी, उसका मुझे नाम याद नहीं है, ठीक है, उसका भी 300 प्लस मार्क्स था। तो एक ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो 300 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ये आप समझ के चलें, ठीक है। अगर कोई नहीं ला रहा है, जैसे कि अब लोक प्रशासन विषय है, आप उसमें आप देख रहे हैं कि 300 प्लस मार्क्स आते नहीं है, और आप कहेंगे नहीं नहीं मैं वो सब पागल है और मैं तो बहुत बड़ा जो ज्ञानी हूं और मैं अब की बार 300 लेकर के आऊंगा, रिकॉर्ड तोड़ना है मुझे। नहीं यार, सीधा सा आईएएस बनने पर ध्यान दो, किसका रिकॉर्ड तोड़ना है, क्या तोड़ना है, वो सब बाद में तोड़ लेना, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि अटेम्प्ट खराब ना जाए। मुझे आईएएस बनना है, अटेम्प्ट बिल्कुल खराब नहीं जाना चाहिए, इमोशनल होना नहीं है, प्रोफेशनल होना है, ये याद रखना, ठीक है। किसी की भी चरण वंदना नहीं करनी है, मैं हूं या फिर कोई मठाधीश हो, कोई भी हो, इसमें कोई भी आपको लाग लपेट नहीं करना, एकदम प्रोफेशनल रहना है, कंटेंट लेना है, सीखना है, राइटिंग करना है, अच्छा लगता है तो सीखना है, नहीं तो किसी और से सीखना है, सीधे सा बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के पीछे पड़ जाना है क्योंकि वो अच्छे लगते हैं, वो मुस्कुरा करके बोलते हैं, वो ऐसे चलते हैं, ठीक है, उनकी फैन फॉलोइंग है इसलिए अच्छे लगते हैं, तो वो सब बकवासबाजी से बाहर निकलें और आईएएस बनने पर ध्यान दें, ठीक है। अब हम चलते हैं, सिलेबस क्या है, यानी कि इस हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसे। हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक विषय जो होता है उसके दो पेपर होते हैं, ठीक है। कितने पेपर होते हैं? दो प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न पत्र फर्स्ट और दूसरा प्रश्न पत्र सेकंड। और प्रत्येक प्रश्न पत्र में दो खंड होते हैं, यानी कि जैसे प्रश्न पत्र फर्स्ट है उसमें दो खंड होंगे, खंड पहला होगा एक, खंड ए या क जैसे भी आप समझते हो, खंड ख, ठीक है, खंड ख। इसी तरीका से हम दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसमें भी दो ही खंड होंगे, खंड क, खंड ख, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे पहला प्रश्न पत्र है और उसका खंड क है, उसका उसका जो टॉपिक है, किस टॉपिक के अंदर आएगा ये सारा? हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। पहला जो टॉपिक है खंड क, यानी कि पहले प्रश्न पत्र में दो खंड हो गया, दूसरे प्रश्न पत्र में दो खंड हो गया। पहला प्रश्न पत्र का पहले खंड का नाम क्या है? हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास।
इसी तरीका से दूसरा जो यानी कि पहले ही पेपर का जो दूसरा खंड है उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा खंड का क्या नाम है? दूसरा खंड का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसी प्रकार से दूसरे पेपर का पहले खंड का नाम क्या है? पद्य साहित्य का नाम क्या है? पद्य पद्य साहित्य यानी कि पोइट्री। और दूसरे खंड का नाम क्या है? गद्य साहित्य। गद्य साहित्य। समझ गए आप इसे? दो यानी कि दो प्रश्न पत्र हैं। ठीक हो, इसे आप एक बार मैं दोबारा से आपको समझा दे रहा हूं। दो प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र है, ठीक है, जिसके क्या है? दो खंड हैं। पहले प्रश्न पत्र के क्या है? दो खंड हैं। खंड क का नाम क्या है? हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। पहले खंड का नाम क्या है? हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। क्योंकि यहां से आपको सीरियस हो जाना है, क्योंकि अगर हम सिलेबस पे बात कर रहे हैं, अगर आपको सिलेबस सही से समझ आता है तब आप टॉपिक भी समझेंगे। मैं वन बाई वन करके सारे टॉपिक इसमें आपको समझाने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या हम लेकर के चलेंगे और हम किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आप कोई बच्चे हैं नहीं, आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप एक युवक हैं और समझ आपको है, यानी कि बुद्धि का विकास हो चुका है। सिर्फ आपको दिशा देने की आवश्यकता है। करने के लिए आप सब कुछ करने में सक्षम है, क्योंकि ग्रेजुएशन आप भी करके आए हैं। आप पीएचडी भी हो सकते हैं, आप ऑनर्स से ग्रेजुएशन हो सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी, आप कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है गाइडेंस की। तो गाइडेंस अगर आपको सही प्रॉपर मिलता है, सही संक्षिप्त में आपको नोट्स मिलते हैं, एक दिशा आपको मिलती है, तो आप बन जाएंगे। बनना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि यूपीएससी क्रॉस करना एकदम रॉकेट साइंस है, ऐसा तो है नहीं। तो आपको इतना दिमाग पर ऐसा हावी नहीं होने देना। अगर ये आपके दिमाग पर हावी हो गए तो फिर आप यूपीएससी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये समझने लगे कि यूपीएससी तो हुआ है, कैसा होगा, अरे बहुत बड़ी चीज है यार, बड़े बड़े देख लिए, बड़े बड़े बाहर निकल गए, अगर आप इस तरीका की बात करते हैं तो यूपीएससी छोड़ करके आप चले जाए, होना कुछ नहीं है। अगर आप इस तरीका की भावना रखते हैं यार करके छोड़ेंगे, कर लेंगे हम यार, और एक लॉजिकल कैलकुलेशन होना चाहिए। लॉजिकल कैलकुलेशन होना चाहिए कि हमें किस तरीका से कितना समय, और ये नहीं कि हम बस अफवाह फैला रहे हैं या हम एकदम एक अलग ही रूमर में जी रहे हैं, वो तरीका का नहीं कह रहा मैं। एकदम कैलकुलेटेड आपको रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड तरीका से आपको बात करनी है कि यार इतना टाइम है, इतनी बुक्स है, मैं ये पढ़ रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है, प्रश्न पत्र में देख रहा हूं वो भी मुझे समझ में आ रहा है, उल्टा सीधा मैं आंसर लिख भी रहा हूं यार, दोस्तों को दिखा रहा हूं, टीचर्स को दिखा रहा हूं, कह रहे हैं कि भाई और थोड़ा सा इंप्रूव की आवश्यकता है, और मैं और लिख रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, और मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूं, वहां भी मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप इस तरीका से लेकर के चलते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है मैं कर लूंगा, तब की कह रहा हूं। ये नहीं है जो लोग आपसे कह रहे हैं कि नहीं यार हो जाएगा, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब बकवासबाजी से बाहर निकले। क्यों? इसमें कैरियर का मामला फंस रहा है। तो आप कैरियर के साथ ये सब रिस्क नहीं ले सकते। ये ठीक है, ये अच्छा लगता है, कभी जब मूड खराब हो तो इस तरीके की शेर और शायरी अच्छी लगती हैं, ये बड़ी बड़ी सुंदर बातें सुननी अच्छी लगती है, लेकिन कैरियर में लेकर के मत चले जाना, इसके ऊपर कैरियर को दांव पे मत लगा देना। ठीक है, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो एकदम इसे समझेंगे, और समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला जो खंड है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, यानी कि हिंदी भाषा का जो इतिहास है, किस तरीका से वो विकसित हुई है, किस तरीका से वो आगे बढ़ी है, किस तरीका के कौन कौन से काल इसमें है, ये सारा हम यहाँ देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, देखो हिंदी भाषा तो आप समझ रहे हैं ना, भाषा का इतिहास हम देखेंगे, और लिपि का निर्माण कैसे हुआ है ना, लिपि विकसित कैसे हुई। यहाँ पे क्या है भाई, पहले भाषा आएगी और फिर होगा क्या, उसमें साहित्य लेखन होगा, और साहित्य लेखन जब होगा तो हम उसका इतिहास पढ़ेंगे कि कैसे किस तरीका का जो साहित्य है वो डेवलप होता है। ठीक है, कौन कौन से काल आते हैं, ठीक है, और उनमें किस तरीका का साहित्य लिखा जाएगा। अब जैसे कि आप समझे, जैसा आजादी का समय है, अब आजादी का समय है तो किस तरीका का साहित्य लिखा जाएगा, जोश भरा हुआ लिखा जाएगा ना। हाँ, तो जोश भरा हुआ साहित्य लिखा जाएगा। अगर कोई देश गुलाम है तो उस टाइम पे कैसा साहित्य लिखा जाएगा, ताकि आप उसे लोगों को दिखाएं कि आप किस तरीका का जीवन जी रहे हैं। आपको गिलानी होनी चाहिए, आपको इसमें से बाहर निकलने के लिए उस तरीका का प्रोत्साहित करने वाला इतिहास आपको लिखा जाएगा, साहित्य लिखा जाएगा। तो वही साहित्य आप यहाँ पे देखेंगे। पद्य साहित्य मैंने जैसा आपको बताया, यहाँ पे हम काव्य पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम गद्य साहित्य, ठीक है, यहाँ नाटक और उपन्यास, कहानी, ये सारे कुछ इधर देखेंगे। ठीक है, अब हम इसे बारीकाई से देखते हैं। ये मैंने आपको एक
ओवरऑल बता दिया कि ये दो खंड हैं। और एक चीज इसमें और बता देता हूं मैं, दोनों खंड जो हैं, जैसे कि पेपर प्रश्न पत्र मैंने आपको बताया प्रश्न पत्र फर्स्ट है, ये भी बड़ा, ये समझ में नहीं आता लोगों ने, ठीक है, ये मैं आपको भी समझा देता हूं, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न पत्र फर्स्ट और एक है प्रश्न पत्र सेकंड। प्रश्न पत्र सेकंड, अब यहां होता क्या है, कितने प्रश्न आते हैं, 8 प्रश्न आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरीका से आप इधर देखेंगे, ठीक है, यहां पर भी 8 प्रश्न आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो होता क्या है, जो पेपर में कंपलसरी है, जो इसका पहला यानी कि खंड, मैंने जो आपको बताया खंड यानी कि 1 से 4 तक ये क्या है खंड, इसमें आप ऐसे लिखेंगे खंड कै, ये खंड कै में, कै खंड में कहां से है 1 से 4 तक, और इसी तरीका से खंड है, और खंड ख में कहां से है 5 से 8 तक। इसी तरीका से आप इधर देखेंगे खंड कै 1 से 4 तक, खंड ख 5 से 8 तक। अब देखो समझना इसे, क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए बोल रहा हूं। जो पहला देखो खंड कै का जो पहला प्रश्न है उसमें कितने कितने पार्ट होंगे उसके, उसके होंगे 5, 4 और 1। देखो ये जो 5 है ना, 1 2 3 4 और 5, पहले जो प्रश्न के जो 5 भाग हैं यानी कि 5 उप प्रश्न है, एक प्रश्न में 5 प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये अनिवार्य है, समझो आप इसे, ये करने ही होंगे, पहले प्रश्न के 5 खंड करने ही होंगे। और दूसरे खंड का जो पहला प्रश्न कौन सा होगा, 5वां प्रश्न, इसके भी कितने होंगे 5 खंड होंगे, तो ये भी जो 5 प्रश्न है ये भी करने होंगे, यानी ये अनिवार्य हैं, इनमें से आपको नहीं छोड़ना है कोई भी प्रश्न। समझ रहे हैं आप इस बात को, समझ गए। बाकी जो बचे हुए प्रश्न, जैसे कि ये पहले खंड का दूसरा प्रश्न है, इसमें कितने होंगे 3 पार्ट होंगे, इसी तरीका से जो तीसरा प्रश्न है उसके भी 3 पार्ट होंगे, और जो चौथा प्रश्न है उसके भी 3 पार्ट होंगे। इसी तरीका से दूसरा जो खंड होगा पहले पेपर का दूसरा खंड, उसके में भी जो छठा प्रश्न होगा वो दूसरा प्रश्न होगा उसका, तो इसके भी 3 पार्ट होंगे, इसके भी 3 पार्ट होंगे और इसके भी 3 पार्ट होंगे। अब देखो इन तीनों में से कोई भी 2, समझ रहे आप, ये अनिवार्य है, इन तीनों में से कोई भी 2 प्रश्न आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीका से इनमें से एक और इनमें से कोई भी 2 प्रश्न, अब आप समझ रहे हैं ना, कोई से में से भी 2 प्रश्न और दूसरे में से 1 प्रश्न, यानी कि कुल मिलाकर के कितने प्रश्न हो गए 5 और 1 6, 6 और 2 8। अब जैसे पहला प्रश्न तो अनिवार्य है, पहला प्रश्न क्या है अनिवार्य है। अब पहले प्रश्न करने के बाद में आप खंड कै में से अगर 2 प्रश्न और करते हैं, 2 प्रश्न यानी मानो 2 और 3 भी आपने कर दिया, 2 और 3 का मतलब है 3 और 3 6 प्रश्न और कर दिए और 5 ये, ठीक है, तो आपको अब एक ही प्रश्न और अटेम्प्ट करना है, समझो आप इस बात को। खंड ख में से आपको सिर्फ एक ही प्रश्न अटेम्प्ट करना है। अगर आपने खंड कै में से एक प्रश्न अटेम्प्ट किया है तो खंड ख में आपको 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे, और 2 प्रश्न का मतलब क्या है, यहाँ एक प्रश्न के 3 क्या है उपखंड हैं, तो इसका मतलब है 6 प्रश्न करने होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 प्रश्न ये हो गए। और अगर हम यहां से 2 प्रश्न लेते हैं तो 3 और 3 6, और इधर से 3 प्रश्न लेते हैं तो कितने हो गया 6 3 9 और 10 19, यानी कि टोटल कितने प्रश्न करने हैं आपको 19 प्रश्न करने हैं। अब आप समझ गए इस बात को जो मैंने आपको बताई है, टोटल प्रश्न कितने करने हैं 19, और ये 19 प्रश्न कितने नंबर के हैं 250 नंबर के हैं। ये जो 19 प्रश्न है ये कितने नंबर के हैं 250 नंबर का है। अब यही आप इस पर लगा लेंगे, प्रश्न पत्र जो द्वितीय है उसका जो पहला प्रश्न है, और खंड कै का पहला प्रश्न, और खंड ख का जो 5वां यानी कि उसका खंड ख का जो है 5वां प्रश्न, 5 का मतलब इसका पहला ही प्रश्न ये होगा। तो इनके जो 5-5 खंड होंगे उनमें से आपको 5 ही करने होंगे। अब आप समझ गए इस बात को, यानी कि जो खंड क है और खंड ख, उनके पहले और 5वें प्रश्न के 5-5 पार्ट होंगे जो करने ही होंगे,
और बचे जो और प्रश्न हैं उनमें से किसी में भी 2 और किसी में से 1। समझ गए? अगर आप इस वाले खंड क में से ये जो 3 प्रश्न बचे हैं इनमें से अगर आप 2 करते हैं तो इधर से आपको 1 करना पड़ेगा और इधर से 1 करते हैं तो इधर से आपको 2 करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 19 प्रश्न करने होंगे। ये एकदम दिमाग में बांध लीजिए। ये जो कैलकुलेशन है मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि यूपीएससी के मेंस के एग्जाम चल रहे हैं। अब जहां तक है कल जो है प्रश्न होगा जो ऑप्शनल का, और जब हिंदी का प्रश्न पत्र आए तब आप देखना उसमें यही सब लिखा हुआ रहता है। आप अगर उसे पढ़कर देखेंगे कि पहला और 5वां प्रश्न अनिवार्य है और बाकी खंड में से दोनों में से एक में से 1 और एक में से 2 प्रश्न करने अनिवार्य है। तो इस तरीका से आप, और ये अब जो भी आपका ऑप्शनल है, चाहे वो दर्शन शास्त्र है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर है, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर है, चाहे वो उर्दू लिटरेचर है, जहां भी हो अगर आपने ऑप्शनल लिया है तो इस तरीका से आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। ये है, ये जो मेन बात थी मैंने आपको बता दिया। अब आप आइए आगे। अब हम आगे चलते हैं और अब एक एक प्रश्न पत्र को उठाते हैं और उनके जो सिलेबस है वो देखते हैं। ठीक है, अब इसे देखिए। अब जैसे हम पहला प्रश्न पत्र उठाते हैं, पहला प्रश्न पत्र फर्स्ट। ठीक है, प्रश्न पत्र फर्स्ट। और जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्या होंगे, 2 खंड होंगे। इसमें कितने खंड होंगे? 2 खंड। तो खंड के, खंड क में मैंने आपको क्या बताया था? खंड क का जो नाम है वो क्या है? हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। इसका नाम क्या है? हिंदी भाषा। नाम क्या है? हिंदी भाषा और नागरी लिपि इतिहास। ठीक है, ये है। अब इसका सिलेबस क्या है? ये एक पॉइंट है, ये यानी कि उसका मेन नाम जो है वो ये है। अब इसके अंदर आते हैं 11 पॉइंट। कितने पॉइंट आएंगे इसके अंदर? 11 पॉइंट्स आएंगे। 11 पॉइंट्स आएंगे जिसका जो सिलेबस है, यानी कि ये 11 पॉइंट से आपको 125 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। इस 11 पॉइंट से आपको कितने मार्क्स के आएंगे? 125 मार्क्स के। ठीक है, तो 125 मार्क्स बटे हुए हैं इन 11 पॉइंट्स में। अब ये 11 पॉइंट्स क्या हैं, अब आप वो लिखेंगे। ठीक है, मेरे साथ में मैं आपको बोलूंगा और आप लिखेंगे, क्योंकि मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप सुन लीजिए और सुनने के बाद में आप इसे बार बार सुन करके याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। आपका जो भी मत हो वो आपको कर सकते हैं, लेकिन मुझे कराना है मैं इसलिए। अब क्योंकि सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो आप देखेंगे वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश, अवहट्ट, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, ठीक है, तथा अनुप्रयुक्त रूप और अनुप्रयुक्त स्वरूप। अनुप्रयुक्त स्वरूप, समझ गए आप? अपभ्रंश यानी कि हिंदी का जो विकास है वो कैसे होता है, अपहट्ट से अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी आती है, फिर वो किस तरीका से डेवलप करती है, उसकी जो नागरी देवनागरी लिपि हम जिसे हम कहते हैं, देवनागरी लिपि का जो विकास है वो होता है, और वो फिर उसका जो है प्रयुक्त स्वरूप जो है किस प्रकार से सामने आता है, और वो अनुप्रयुक्त जो स्वरूप है, आज का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से सामने आता है। ये एक टॉपिक है, नंबर 1 का टॉपिक ये है। तो इस पर जो लेक्चर आएंगे, 1-2 लेक्चर इस पर आएगा। इस तरीका से हम वन करके हम चलते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, सिलेबस का जो दूसरा पॉइंट है आप उसे लिखेंगे, मध्य काल में ब्रज और अवधि का, लिखेंगे मध्य काल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। यानी कि जो मध्य काल में ब्रज और अवधि जो भाषा है, ठीक है, उसका किस तरीका से साहित्यिक रूप में विकास होता है और साहित्यिक भाषा के रूप में वो किस तरीका से विकसित होती है, लिखेंगे विकास। कवियों और दक्कनी हिंदी में, कवियों और दक्कनी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। ठीक है, कवियों और दक्कनी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे
सिद्ध और नाथ साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्कनी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। दोबारा से बोल रहा हूं, लिखना इसे, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, और ये डायरेक्ट टॉपिक है यूजीसी नेट के, यूजीसी नेट या जेआरएफ दोनों में ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये याद रखना, जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ये यूजीसी नेट के लिए 90% से ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा, आपको सेलेक्टिव करके पढ़ना है, ठीक है। एक आध टॉपिक होगा जो अलग से होगा, बाकी यहीं से कवर करा दूंगा सारा, ठीक। हाँ, वो आप उसी के साथ में परचेज कर सकते हैं, जो हम सिलेबस कराएंगे वो सेम कराएंगे, सेम ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि आपको जो है आपके अकॉर्डिंग ही, जैसा आप यूजीसी नेट है वो आप भेजेंगे हमें, मैं यूजीसी नेट या फिर मैं किसी भी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपको हम सेंड करेंगे सिलेबस, ठीक है। लिखेंगे सिद्ध और नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्कनी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। चौथा पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, और नागरी लिपि का विकास। सब देखेंगे वन बाय वन करके, पूरा इसका एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे और उसके ऊपर जो भी लेक्चर्स आएंगे वो हम करते हुए चलेंगे, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर है वो कराते हुए चलेंगे और मॉडल आंसर्स लिखाते हुए चलेंगे, ठीक है, कुछ बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। पांचवा लिखेंगे, पांचवा पॉइंट लिखेंगे हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। उनमें जैसे कि राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है, यूपी में भी हिंदी बोली जाती है ना, अलग अलग स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है, तो हमने क्या किया कि हिंदी का एक मानकीकरण कर दिया कि भाई इस शब्द का जो मायने हैं वो लगभग लगभग जो भी हिंदी वो बोल रहे हैं उनमें सेम रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण। तो हमने जैसा आपको होता है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण कैसे किया गया वो हम इस टॉपिक में देखें। छठा टॉपिक, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। और मैंने जैसा बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन जो होगा वहां पर किस तरीका का जो साहित्य लिखा जाएगा, चाहे वो गद्य साहित्य हो या पद्य साहित्य हो, इसका मैं अलग से नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जो साहित्य की जो टोन होगी ना भाई, जो हिंदी का गद्य साहित्य और पद्य साहित्य वो तो क्या है, दोनों की विधा है, दोनों की शैली अलग अलग है, लेकिन जो कहा जाएगा, जो संदेश दिया जाएगा, उद्देश्य तो दोनों का क्या है, संदेश देना है। जहां पद्य जो है वो एक विशेष को समझ में आएगी, ठीक है, और जो पद्य है, जो गद्य है वो सबको लगभग लगभग समझ में आ जाएगी। तो एक तरीका का जो संदेश है ये है उसका उद्देश्य, बस उद्देश्य पे जाना है, और ये तो शैली है दोनों, ठीक। अब लिखेंगे सातवां पॉइंट, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। भारतीय संघ की राजभाषा रूप में ठीक है। तो भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, सबसे पहला जो लेक्चर है मैंने जहां आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, वो लेक्चर आप देखेंगे तो मैंने इस टॉपिक को टच किया है कि भारतीय संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी कैसे बनती है और किस प्रकार से जो इंग्लिश का जो प्रभाव है, अंग्रेजियत का जो प्रभाव है वो इसके ऊपर आ जाता है। और आज हम देखते हैं कि अगर हम एक लाइन बोलते हैं उस लाइन में भी क्या बोल रहे हैं, अगर मैं क्या बोला, अगर हम एक लाइन बोलते हैं, क्या बोला मैंने, लाइन, और लाइन जो है क्या है, वो एक इंग्लिश का शब्द है, तो हम बिना एक इंग्लिश के शब्द के क्या नहीं बोल सकते, अभी हिंदी नहीं बोल सकते। ये जो प्रभाव है वो कैसे आता है, ये मैंने आपको उसी लेक्चर में टच करने का जो प्रयास किया है, बाकी तो हम इसका विस्तार से देखेंगे। और मैंने आपको बताया किस तरीका से हम उसको राजभाषा घोषित करते हैं और राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। ये तो आप जाकर के, मेरा एक चैनल है यूपीएससी विद प्रताप, अगर आपको ये डिफरेंस देखना है तो पॉलिटी का पहला लेक्चर आप जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी की जो हिंदी है उसको संघ की राजभाषा के रूप में कैसे उसका विकास होता है, ये बात हम 7वें टॉपिक में देखेंगे। 8वां टॉपिक,
8वां टॉपिक, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, यानी कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। यहां पर हम बात करेंगे कि भाई जिस तरीका से अभी आप देखते हैं कि गूगल का जो कीपैड्स होता है उसमें भी अब हिंदी का क्या है आने लगा है ना, हिंदी में भी आप बोल करके टाइप कर सकते हैं। आप हिंदी में बोलते हैं तो गूगल भी अब समझता है कि हिंदी भाषा है। तो और वैज्ञानिक रूप से हम हमारी जो हिंदी है उसका तकनीकी विकास किस प्रकार से हो रहा है और उसके हम आयाम भी देखेंगे, सारे क्या क्या आयाम है इसके, ये हम 8वें टॉपिक में देखेंगे। 9वां टॉपिक आप लिखेंगे हिंदी, हिंदी भाषा का, हाँ, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध। हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध, मैं जैसा अभी आपको बता रहा था, जो बोली है, बोली में आप देखो दोनों में समझे, भाषा और बोली। भाषा क्या होती है, जिसका एक स्टैंडर्ड होता है, समझे ना, जिसका मानकीकरण होता है, एक जिसका लिपि होती है, वो हो गया क्या, भाषा। और जो जिस हम बोली बोलते हैं, तो बोली क्या हो सकती है, एक भाषा की बहुत सारे क्या हो सकते हैं, डायलेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे ये है हिंदी, यानी कि अम्ब्रेला क्या है, हिंदी है। अगर आप इस अम्ब्रेला का नाम क्या रख देते हैं, हिंदी, और इस अम्ब्रेला में क्या है, या आप ऐसे देखें, अगर ये क्या है, साइकिल का टायर है, और साइकिल के जो टायर होते हैं उसमें क्या लगी होती है, ये बहुत सारी, ये क्या होती है, उसके अंदर स्पोक्स होती है ना, स्पोक्स, यानी कि ये तिल्ली जो होती है, ये तिल्ली क्या है, उसकी बोलियां। तो यानी कि ये जो पूरा चक्का है, ये पूरा जो रिम है, ये क्या है, भाषा है। समझ गए ना आप ये वाली बात, भाषा है। और भाषा जो होती है उसकी क्या होती है, एक लिपि होती है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि भाषा कहते हैं कि भाई किस लैंग्वेज का अखबार है, किस लैंग्वेज में ये एग्जाम आप दे रहे हैं, किस लैंग्वेज की ये बुक है, ऐसा बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते किस डायलेक्ट पे ये बुक है, किस डायलेक्ट का ये न्यूज़पेपर, ऐसे नहीं बोलते ना, नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो भाषा होती है उसकी अपनी एक क्या होती है, लिपि होती है, ठीक है। और ये जो बोलियां होती हैं, इनकी अपनी ऐसी लिपि होती नहीं है, ये डायलेक्ट्स होते हैं। और या आप कह सकते हैं ये अलग अलग स्वरूप होते हैं हिंदी के। अब जैसा मैंने बताया, गुजरात में भी हिंदी भाषा जो बोली जाएगी, जो राजस्थान में हिंदी भाषा बोली जाएगी, यूपी में भी आप देखेंगे कि जो पश्चिम यूपी है, वहां पर जो हिंदी बोली जाती है, जो मथुरा की साइड में, अलीगढ़ साइड में, खुर्जा साइड में जो हिंदी बोली जाती है, वो बिल्कुल थोड़ा अलग है। तो हिंदी के जो स्वरूप बहुत सारे हैं, और फिर हम देखेंगे कि उनकी जो आपस में परस्पर संबंध क्या है, ठीक है। और ये हम 9वें टॉपिक में देखेंगे। 10वां टॉपिक क्या है, 10वां टॉपिक है नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और और उसके सुधार के प्रयास, तथा मानक हिंदी का स्वरूप, मानक जब भी मैं बोल रहा हूं तो स्टैंडर्डाइजेशन बोल रहा हूं कि उनमें समानता होना चाहिए, कि एक शब्द का जो प्रयोग है अगर उसके मायने लगभग लगभग सेम होने चाहिए। समझ गया। हाँ, तो ये 10वां पॉइंट क्या है, 11वां पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है इसका, ये मानक हिंदी का मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना। मानक हिंदी का या मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, यानी कि उसका जो व्याकरण है, ग्रामर्स आप जानते हैं, ग्रामर्स है ना, हाँ, व्याकरण। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम कोई विषय है तो विषय के जो संविधान है, यानी कि विषय की जो रूल की जो पुस्तक है, यानी कि जो उसका संविधान है, वो क्या होती है, व्याकरण होती है। आप जानते हैं कि आपके स्कूल में भी दो, आपने यूनिवर्सिटी स्कूल पढ़े होंगे आप, तो वहां पर दो बुक होती थी। एक बुक होती थी यानी कि लिटरेचर की बुक होती थी, है ना, हाँ, वहां में उसमें अंदर पोएम हो सकती है, कहानी वगैरह होती थी, इंग्लिश की है ना, एक बुक होती है प्रोज पोइट्री इस टाइप की। और एक बुक होती है जनरल इंग्लिश की, यानी कि ग्रामर की। तो ग्रामर जो होती है वो ये निर्देशित करती है, रूल एंड रेगुलेशन, कि वो भाषा कैसे लिखी जानी चाहिए। उस भाषा को लिखने के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं, वो बताती है उसके व्याकरण। तो हम ये देखेंगे कि जो हिंदी भाषा है उसका वो हिंदी भाषा का जो मानक है उसका व्याकरण क्या कहता है, उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कर्ता आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, क्रिया आनी चाहिए, ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म इस टाइप से जो होता है ना, वो वाक्य संरचना, वो हम ग्रामर के अकॉर्डिंग ही होती है, और वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है वो हमने देख लिया कि पहला जो पार्ट है सिलेबस का, हिंदी साहित्य के पेपर फर्स्ट का खंड के, उसका सिलेबस क्या है, ये 11 पॉइंट है इसके अंदर, ये हमने इसमें देख लिए। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, यानी कि हिंदी साहित्य का पेपर फर्स्ट, यानी कि प्रश्न पत्र फर्स्ट,
इसके अंदर मैंने आपको बताया 2 खंड हैं, खंड क, इसमें मैंने आपको बताया कितना हो गया, 11 टॉपिक्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं। इसी तरीका से इसका खंड ख, खंड ख, और इसके अंदर आप देखेंगे तो कितना टॉपिक है, 6 टॉपिक हैं। कितना टॉपिक है इसके अंदर, 6 टॉपिक हैं, 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, और ये इसका नाम तो आपको पता है, नाम क्या है इसका, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास इसका नाम है। 6 पॉइंट है, और इन 6 पॉइंट्स का मैंने आपको बताया 125 मार्क्स के ही आएंगे प्रश्न इससे। अब ये क्या है, अब ये देखते हैं आप, देखो पहला टॉपिक क्या है इसका, पहला पॉइंट क्या है इसका, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। पहला पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, समझ गया आप। भाई देखो, अगर कोई भी वस्तु आपके पास है या आप हैं, आपकी उपयोगिता कब तक है, जब तक आपकी प्रासंगिकता है। यानी कि आप जब तक प्रासंगिक हैं तभी तक आप क्या है, उपयोगी हैं, जब तक दूसरों के लिए आपका महत्व है। तो यही महत्व हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य जो है, और जब मैं हिंदी साहित्य बोल रहा हूं तो दोनों तरीका की बात कर रहा हूं, हिंदी साहित्य है उसकी प्रासंगिकता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजादी के समय में इस तरीका की कहानी लिखी गई, इस तरीका की पोइट्री लिखी गई जिसने लोगों के अंदर जोश भरा। और जब भारत गुलाम था तो किस तरीका की पोइट्री लिखी गई, ताकि जो लोग हैं वो हार ना माने, टूटे ना, ये ना कहने लगे कि नहीं यार हमसे ना हो पाएगा, है ना, हमसे नहीं हो पाएगा, इस टाइप की जो भावना है वो घर ना कर जाए। अगर ये दूसरा है कि जो गरीब है, जो दमित है, जो कुचले हुए हैं, उनकी जो कहानी है आप उसमें देखेंगे, आप देखेंगे जैसे गोदान है, ठीक है, ये प्रेमचंद जी का जो गोदान है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे जो कहानियां हैं, ठीक, उन कहानी के अंदर आपको अलग अलग तरीका की कहानी मिलेंगी जो भारत की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है और भारत का जो समाज है उसकी कहीं ना कहीं चेतना को पकड़ते हुए नजर आएंगी। तो ये उसकी प्रासंगिकता है, और ये प्रासंगिकता है कि इसने दमित, कुचले और दलित सभी की जो आवाज है उसको सामने लेकर के आया है। और हम इसे वन बाय वन करके देखेंगे। एक तो हम इसके प्रासंगिकता की बात करेंगे, और महत्व की बात करेंगे, और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की बात करेंगे कि किस तरीका की जो परंपरा है वो रही है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, इसका दूसरा पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 काल हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे आप, हिंदी साहित्य कितने काल हैं, हिंदी जो हिंदी साहित्य इतिहास के 4 काल हैं। कौन कौन से काल हैं वो, पहला है आदिकाल, आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक है। पहला है आदिकाल, फिर है भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो ये 4 कालों में इसको विभक्त किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, और ये 4 जो भाग हैं इसके आधुनिक काल तक। और इसमें हम देखेंगे कि जैसे आदिकाल है तो इसके अंदर हम 2 देखेंगे, हम देखेंगे 3, सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य, 3 देखेंगे हम इसके अंदर। यानी कि जो आदिकाल है इसमें आप 3 देखेंगे, कौन कौन से साहित्य देखेंगे, सिद्ध, नाथ, और तीसरा है रासो साहित्य, ठीक है। इसी तरीका से हम भक्ति काल के अंदर आएंगे, और भक्ति काल में हम देखेंगे संत काव्य धारा, दूसरा देखेंगे सूफी काव्य धारा,
तीसरा देखेंगे कृष्ण काव्य धारा, और चौथा हम इसमें देखेंगे राम भक्ति धारा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम रीतिकाल, और रीतिकाल में हम पहले देखेंगे, देखें, हाँ, रीतिकाल में पहला हम देखेंगे रीति काव्य, फिर हम इसमें देखेंगे रीतिबद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य, उसके बाद हम देखेंगे रीति मुक्त काव्य, और इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कुछ कवि, कुछ प्रमुख कवि भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इसे आगे लिखते हूं मैं, इसमें कुछ और प्रमुख कवि हम देखेंगे। प्रमुख कवि कौन कौन से कवि हम इसमें पढ़ने वाले हैं? कबीर, जायसी, ठीक है, सूरदास और तुलसीदास। ठीक है, ये चार कवियों के विषय में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया, पहला हम पढ़ेंगे आदिकाल, आदिकाल में हम सिद्ध, नाथ और साथ ही साथ में रासो साहित्य हम पढ़ेंगे। फिर मैंने बताया आपको भक्ति काल, भक्ति काल में हम पढ़ेंगे संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा भी आप कह सकते हैं, और राम भक्ति धारा। फिर मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे रीतिकाल, और रीतिकाल में हम पढ़ेंगे रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, और प्रमुख कवि कुछ ऐसे हैं जैसे कि जो है बिहारी और बिहारी पढ़ेंगे, और केशव दास पढ़ेंगे, पद्माकर पढ़ेंगे और घनानंद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे भक्ति काव्य धारा के हम ये चार कवि पढ़ने वाले हैं। भक्ति काव्य धारा के चार कवि हैं, कौन कौन से हैं? कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास। और इसी के साथ में हम लगभग चार कवि और पढ़ेंगे, किसके? रीतिकाल के, यानी कि रीतिकाल के चार कवि पढ़ेंगे। चार कवि हम पढ़ेंगे किसके? रीतिकाल के। वो कौन कौन से हैं? पहले हैं केशवदास, दूसरे हैं बिहारी, ठीक है, और बिहारी जब मैं बोलता हूं तो बिहारी का बिहार से कोई संबंध नहीं है, ये याद रखना। ठीक है ना, जैसे कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रूसो और रूस के हैं, ठीक है, ये गलत है, रूसो फ्रांस के थे। ठीक है, इसी तरीका से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग जब कहते हैं कि कविवर बिहारी, तो बिहारी को सोचते हैं कि वो बिहार के रहे होंगे, वो बिहार के नहीं थे, वो बल्कि उनका जन्म जो मध्य प्रदेश में है, लेकिन उनका जो सारा जीवन है वो राजस्थान के जयपुर में रह करके बिताया उन्होंने। वो बहुत प्रिय कवि है मेरे, और मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा जब, ठीक है, तो देखेंगे इनका, बहुत अच्छे कवि हैं, ठीक, मजा आता है इन्हें पढ़ने में। जिस उम्र से अभी आप गुजर रहे हैं, खासकर इस यौवन उम्र में, इन्हें पढ़ने का आनंद कुछ अलग होता है। तो हम उसी तरीका से पढ़ेंगे, एकदम जो आपकी उम्र है उसी तरीका से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे दो तो हो गए केशवदास, एक है बिहारी, एक हम पढ़ेंगे इसमें, एक पढ़ेंगे आपका पद्माकर, पद्माकर, और एक पढ़ेंगे हम इसमें घनानंद, घनानंद। ठीक है, ये चार कवि में रीति काल के हम पढ़ने वाले हैं। और बाद में हमारा आता है आधुनिक काल, ठीक है, एक है आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक है, इसमें हम देखेंगे आधुनिक काल में नवजागरण, इसमें पढ़ेंगे नवजागरण, ठीक है, गद्य का विकास, और पढ़ेंगे इसमें भरतेंदु मंडल, भरतेंदु मंडल, यहाँ पर हम प्रमुख लेखक पढ़ेंगे, और इनके विषय में जैसे कि भरतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में पढ़ेंगे,
बालकृष्ण भट्ट के विषय में पढ़ेंगे और प्रताप नारायण मिश्र के विषय में पढ़ेंगे। प्रताप नारायण मिश्र जी के विषय में पढ़ेंगे। इनका मतलब इनका जीवन परिचय नहीं पढ़ेंगे, मतलब इनके विषय में, इनकी जो रचनाएं हैं उनके विषय में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है वो, ठीक है। अब कुछ और इसके अंदर है, कुछ और इसके अंदर है, जैसे इसके अंदर एक चीज और आएगी, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है। इसके अंदर हम और पढ़ेंगे एक बात और यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो भी आप देख लेंगे। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ना है, आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है, प्रमुख प्रवृत्तियां, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत और समकालीन कविता और जनवादी कविता, इनके विषय में पढ़ेंगे, बड़ी रोचक हैं, ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगा इसके विषय में कि किस तरीका से नई कविता, छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है, नई कविता क्या है, नवगीत, यो समकालीन कविता और जनवादी कविता, ठीक है, इनके हम देखेंगे। और जब मैं इसे पढ़ाऊंगा बड़ी रोचक तरीका से हम इसे करने वाले हैं। और इसी समय के कुछ प्रमुख कवि हैं, आधुनिक काल के कुछ प्रमुख कवि हैं जिनके विषय में पढ़ेंगे। तो आधुनिक काल के प्रमुख कवियों के विषय में कौन कौन से कवि के विषय में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, हम पढ़ेंगे जैसे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के विषय में पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद के विषय में पढ़ेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में पढ़ेंगे, और किसके विषय में पढ़ेंगे, महादेवी वर्मा के विषय में यहाँ पे और पढ़ेंगे हम, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ यानी कि अज्ञ के विषय में पढ़ेंगे, पूरा नाम उनका जैसे मैंने आपको बताया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ, ठीक है। गजानन माधव के विषय में पढ़ेंगे, माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, ठीक है। और नागार्जुन के विषय में पढ़ेंगे। इनकी कविता इसमें आएंगी आपके फर्स्ट पेपर में, इनके विषय में हमको जानना है। तीसरा पॉइंट क्या है वो भी देख लें आप, सिलेबस का जो तीसरा पॉइंट है, 6 पॉइंट है ना टोटल इसके अंदर, तो तीसरा पॉइंट क्या है, कथा साहित्य। तीसरा पॉइंट क्या है, कथा साहित्य। और कथा साहित्य इसमें क्या है, पहला खंड क्या है इसका लिखेंगे आप, क्या इसके अंदर क्या है, कथा साहित्य में हम देखेंगे उपन्यास और यथार्थवाद, उपन्यास और यथार्थवाद, उपन्यास और यथार्थवाद। दूसरा है ख, ख लिखेंगे आप, हिंदी उपन्यास लिखेंगे, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ग, प्रमुख उपन्यासकार, कुछ उपन्यासकार हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, जैसे प्रेमचंद, उनके विषय में पढ़ेंगे, ज्ञानेंद्र कुमार, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु और भीष्म शाहनी, इनके विषय में पढ़ेंगे। आप बोल रहा हूं दोबारा से लिखेंगे आप, प्रेमचंद, इनकी जो पूरा मैंने जैसे आपको दिखाया ये वाला पूरा उपन्यास है गोदान, है ना, इनके इसके विषय में। और बहुत सारी और भी है इनकी, जो ये प्रेम मंजूषा
है ना। देखो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी है। ये प्रेम मंजूषा है, ठीक है, इसमें जो 16 कहानियां हैं, सर्वश्रेष्ठ कहानी इनकी, तो इसके विषय में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको प्रेमचंद पढ़ना है, जैनेन्द्र कुमार पढ़ने हैं, यशपाल और फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म शाहनी, इनके विषय में, इनकी जो रचनाएं हैं उनके विषय में पढ़ना है। अब लिखेंगे आप यह पॉइंट, चौथा पॉइंट है, लिखें आप इसके विषय में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, ठीक है, इसके विषय में। और मैं जैसा कि आपको बताऊं कि हम क्या करेंगे कि जो पेपर फर्स्ट के दोनों खंड और पेपर सेकंड के दोनों खंड, उनमें जो भी टॉपिक्स ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि बहुत सारे, और ये सिर्फ इसी का नहीं, जितने भी ऑप्शनल विषय हैं लगभग सभी में क्या करते हैं कि जो दोनों पेपर हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, उनमें दो दो खंड हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं टॉपिक्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ जोड़ करके पढ़ेंगे कि एक साथ जब पढ़ रहे हैं प्रेमचंद को, जब उधर पढ़ेंगे तो इधर भी साथ ही साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम जो है मिक्सचर करके पढ़ेंगे। तो जब मेरे आप साथ चलेंगे तो हम ऐसा करते ही चलेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यानी कि जो पेपर्स हैं दोनों ये, उनमें आपस में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग है, बार बार है ना, दो दो बार, तो दो बार नहीं पढ़ के दोनों को एक साथ क्लब करके पढ़ लेंगे, बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक। तो इसमें लिखेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। और इसका जो लास्ट पॉइंट है डे, तीसरे पॉइंट का जो लास्ट है वो है इनके कुछ प्रमुख कहानीकार हम पढ़ेंगे। उपन्यास, जैसे मैंने आपको उपन्यासकार बताए हैं, उसी तरीका से कहानीकार हैं, जैसे कि प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। अब देखो इधर भी आए हैं दूसरे टॉपिक में, तो हम एक साथ ही पढ़ेंगे इन्हें करके, ठीक है। हाँ, तो आगे पढ़ेंगे मोहन राकेश और कृष्ण सोबती, इनका हम पढ़ेंगे, बहुत प्यारे हैं यार, इतना अच्छे से हम पढ़ेंगे ना, आपको मन लग जाएगा इसमें। तो ये हम कौन कौन से कहानीकार पढ़ेंगे, हम इनकी कहानी पढ़नी है हमें। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, हीरानंद अज्ञे, ठीक है। एक बार फिर दोबारा से बोलना, इनका नाम बड़ा अच्छा है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, ठीक है, ये हम पढ़ना है। अब चौथा पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट है, और ये है नाटक और रंगमंच। चौथा पॉइंट है नाटक और रंगमंच। अब इसका पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इसके अंदर क्या है, 3 उपखंड दिए हुए, यानी कि 6 टॉपिक है टोटल। पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया उन्होंने कितने हैं, लगभग 5 मान के चलो, ठीक है। 5 उपखंड है, एक तो आदिकाल, भक्तिकाल, पहला पॉइंट तो हो ही गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या है, ये उसका जो हिंदी साहित्य के इतिहास के क्या है, वो 5 खंड मैंने आपको बताए थे, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सारा। फिर उसके बाद में हमने जो तीसरा टॉपिक था वो मैंने आपको बताया था कि जो कथा साहित्य है उसके अंदर कितने थे, 5 टॉपिक थे। फिर मैंने आपको बताया है नाटक और रंगमंच, इसके अंदर कितना है, 3 टॉपिक हैं, यानी कि सब टॉपिक्स आप कह सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और टोटल कितना है दूसरे पेपर में, 6 हैं। तो इसमें देखेंगे नाटक और रंगमंच, और पहला पॉइंट इसमें है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। ठीक है, है पॉइंट है इसका। प्रमुख नाटककार, कुछ नाटककार हम इसमें देखेंगे कौन कौन से हैं। भरतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश, ठीक है। ये एकदम सिलेक्टेड है, ये यही से प्रश्न आते हैं, यही हमारे सिलेबस में दिया गया है, और यही पढ़ना है, इससे बाहर जाकर के कुछ नहीं पढ़ना। और गे पॉइंट है इसी का, गे पॉइंट है हिंदी रंगमंच का विकास, हिंदी रंगमंच का विकास। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है आलोचना, आलोचना, ठीक है। और इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, क्या पॉइंट क्या है इसका, लिखेंगे इसमें
हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, की जो हिंदी में आलोचना, आप कहते हैं ना कि आलोचनात्मक वर्णन करें, पेपर में आप लिखे देखे होंगे, तो आलोचना का मतलब क्या है, वो किस तरीका से विकसित हुई है, उसे हम देखेंगे कि हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, सैद्धांतिक, कॉमा लगाएंगे, व्यवहारिक, प्रगतिवाद या प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। और दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर ख, इसका अंदर दूसरा पॉइंट है प्रमुख आलोचक। इसके कुछ आलोचक हम पढ़ेंगे, और आलोचक कौन से हैं, रामचंद्र शुक्ल, आलोचक कौन है, रामचंद्र शुक्ल के विषय में पढ़ेंगे, उनकी रचना, उनकी जो आलोचना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र, इनके विषय में ये चार हैं, चार पांच हैं, इन्हीं के विषय में और इनकी जो आलोचना है उनके विषय में हमें पढ़ना है। और लास्ट नॉट द लिस्ट जो टॉपिक है सेकंड पार्ट का, ठीक है ना, 2 खंड है, पहले पेपर के 2 खंड है, तो दूसरे खंड का 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक में से ये लास्ट का टॉपिक है, इसका नाम है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, और इसमें आप क्या देखेंगे, लिखेंगे आप हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, इसमें क्या क्या देखेंगे, ललित निबंध यानी कि ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सारे हम देखेंगे। तो इस तरीका से जो पहला प्रश्न पत्र है उसके जो दोनों खंड हैं उनका हमने जो यूपीएससी ने दिया गया, यूपीएससी ने जो पाठ्यक्रम में दिया है वो मैंने आपको लिखाया है। यूं तो मैं आपको यहाँ डिस्प्ले करके भी दिखा करके और बता करके इसे निकल जाता, लेकिन मैं इसे आपके मानसिक चित्रपटल पर, यानी कि आपके जो मानसिक चित्रपटल है उस पर छाप देना चाहता था। इसीलिए मैंने एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया कि मैं आपको खुद अपने हाथ से लिखूं, ताकि आप भी थोड़ी सी शर्म करें और अपने हाथ से इसे लिखें कि भाई अगर ये लिख रहे हैं, सर लिख रहे हैं, तो हम भी लिखें। तो आप इसे अपने हाथ से लिखेंगे। बाकी तो लिखा तो क्या क्या रखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है कि सर वहां से पढ़ लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं, अपने हाथ से हमेशा याद रखना, जो सिलेबस है उसे अपने हाथ से लिखें। फिर आप कहेंगे लिखा तो हुआ है, फिर दोबारा से लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तब आपके जो रिटेंशन है, यानी कि जो मेमोरी है, वो सबसे ज्यादा फीड करती है, सबसे ज्यादा याद रहता है आपको जब आप लिखते हैं, क्योंकि लिखते समय आप देखते भी हैं, लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप संपूर्णतः मनोवैज्ञानिक तरीका से याद करना चाहते हैं तो लोग कहते हैं कि लिख लिख कर याद करो, तो लिख लिख कर और बोल बोल कर याद करना चाहिए। इसलिए मैंने इसमें अपना एक समय लगाया, और मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को दोबारा देखें, और अगर आपने नहीं लिखा है तो 1 बाय 1 करके ऐसा ही लिखते आए। यहाँ पर पहला जो पेपर है उसका मैंने सिलेबस समाप्त किया है, सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा। तब तक आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को और चाहने वालियों को इसे लेक्चर को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि ये है एकमात्र हिंदी साहित्य के लिए डेडिकेटेड चैनल है, और मैं आपके लिए इसे लेकर के आया हूं। तो आपको भी करना है इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर जब तक आए, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।